वेलकम बैक प्यारे स्टूडेंट्स। फिर से एक बार हम यहाँ पर आ चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और एक बार फिर से यहाँ पर आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारे इस चैनल में नो फॉर्मूला नो ट्रिक ओनली लॉजिक से हम लोग यहाँ काम करेंगे। तो जितने भी मैथ्स है बच्चों हम लोग वो सभी को एक सुपर लॉजिक के तहत बनाएंगे और काफ़ी यहाँ पर जो शॉर्ट मेथड से इसकी सॉल्यूशन होगी जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो बने रहिए इस चैनल में अंत तक और सारे सवाल को गौर से देखें। और जो लोग इस समय नए देख रहे होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है इस चैनल में आप लोगों के लिए, खासकर कंपटीशंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है ये चैनल। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस सेक्टर में। अपने यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा सवाल यहाँ पर आज आपके लिए है, जो कि आपके सिंप्लीफिकेशन का सवाल है यहाँ पर। तो सरल करे देख रहे हैं आप लोग। तो चलिए आइए हम इसे देखते हैं कि यहाँ पर जो आपका सवाल है 1 + 1/1 + 1/1 + 2/3। तो जब भी आपके ऐसे सवाल रहेंगे तो मैं इसे एक सुपर लॉजिक के तहत आज बताता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो जब भी यहाँ पर इस तरह की सवाल होगी तो आपको सबसे नीचे आना है जहाँ पर कि आपके सबसे अंतिम टर्म होंगे, जो भी यहाँ पर होंगे। जैसे यहाँ 2/3 है, हो सकता है 1/2 या और भी कुछ हो सकते हैं। तो जो 2/3 है उसको आप लोगों को 2/3 ये पहले आपको इस प्रकार से लिख देनी है। ठीक है, यहाँ पर ये आपके 2/3 हो गए, इसको आप लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद आपको यहाँ से ऊपर आपको देखनी है कि कितनी प्लस है। तो 1 2 और यहाँ पर 3 प्लस है। तो 1 2 इस तरह से हमने यहाँ पर 1 2 और जो हमारे 3 प्लस थी, तो हमने यहाँ पर तीनों प्लस के लिए यहाँ पर 3 यहाँ पर जो है एक ब्लैंक लाइन यहाँ बना दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सभी के ऊपर हम देख रहे हैं कि 1 है। जब भी आपके सभी इस तरह से 1 की अगर यहाँ पर सीरीज चल रही हो तो आपको कुछ नहीं करनी है, बस यहाँ पर जो इसके पहले वाले टर्म होगी इसे हमें पीछे जोड़ देना है। जैसे 3 2 आपके 5 हो जाएंगे, फिर आपके यहाँ से 5 3 आपके 8 हो जाएंगे और 8 5 यहाँ पर आपके हो जाएंगे 13। तो जैसे यहाँ पर 13 आ गई तो आपके फाइनली यहाँ पर आंसर 13/8 यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये आपके 13/8 यानी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल ही सही। तो उम्मीद है कि इस लॉजिक को आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। सबसे पहले हमने 2/3 को यहाँ पर इस तरह से लिख दिया और इसके बाद जितने भी प्लस अगर माइनस होते तो यहाँ पर हम लोग इसको घटा लेते पीछे से। तो यहाँ पर हमने सभी में प्लस है तो यहाँ से सभी 3 2 5 फिर 5 3 8 8 5 13 इस तरह से हमने यहाँ पर 13/8 इसकी आंसर निकाली। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर अब अगला सवाल आप लोग के लिए देखिए, यहाँ पर सवाल में आपके एक इंडिकेशन भी यहाँ पर दी गई कि ये सवाल आपके आरआरबी एनटीपीसी जो 11 अप्रैल 2016 के जो तीसरे शिफ्ट में आपकी जो एग्ज़ाम्स हुई थी उस शिफ्ट में पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपके 3 3 3 3 3 जो कि 5 बार है और आपको यहाँ पर 9999 से मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करनी है। तो जब भी ऐसे सवाल है 9999, तो यहाँ पर क्या है कि हमें 33,333 को 9,999 से गुना करनी है। मतलब कि अगर 33,333 रुपये हैं तो उसे हमें 9,999 आदमी को देने हैं। तो अगर मान के चलो इसमें हम लोग देखते हैं एक अगर प्लस कर दे तो ये 10,000 हो जाएगा। मान लो यहाँ पर अगर 10,000 आदमी होते तो हमें टोटल कितने रुपए बांटने होते। अगर आपके यहाँ पर ये 9,999 नहीं होकर यहाँ पर अगर होती 10,000 तो इस पर हमें यहाँ पर 1 2 3 4 शून्य हम यहाँ लगा देते, इतने पैसे की हमें ज़रूरत पड़ती। लेकिन यहाँ पर आपके इतने जो आदमी हैं, आपके एक आदमी यहाँ पर कम है तो इतने पैसे आपके जो हमारे पास है वो बच जाएगी। तो कितनी बच जाएगी आपके पास 33,333 रुपये यहाँ से बच जाएगी। तो यहाँ 10 में 3 जाएंगे 7 6 6 6 9 2। तो यहाँ पर देखनी है आपके जो 29666, चलो यहाँ से मिलोगे इसे भी लिख लेते हैं, यानी 333 29 666 और 7।
तो ऑप्शन नंबर अगर डी में देखें तो आपके ये पूरा यहाँ पर मिल जाते हैं। तो 33,399 को जब आप 9,999 से गुना करेंगे तो आपको इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे समझा होगा। जब भी अगर हम किसी चीज़ को 99 से गुना करेंगे तो हम अगर मानकर चलो कोई संख्या x है, x को 99 से गुना करेंगे तो 100x में एक x यहाँ पर माइनस कर लेंगे। यहाँ पर जब भी हम किसी भी जो आपके सैकड़े के निकटतम अंक से गुना करेंगे तो सैकड़े से जितने आपके कम होंगे उतना हम लोग उसमें माइनस कर लेते हैं। अगर यहाँ पर 38 को हमें 99 से मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पर हम 3800 यानी 100 से गुना करके उसमें एक बार 38 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर आपके 38 गुना 99 आसानी से हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों को गुना करने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि बार रिपीटिंग डेसिमल यानी रिकरिंग डेसिमल की एक सवाल है और ये भी सवाल आपके आरआरबी एनटीपीसी में ये सवाल पूछे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपके सवाल हैं 1.427 का सही अभिव्यंजन करना है। तो यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये जो रिकरिंग आपके जो रिकरिंग डेसिमल यानी कि बार वाले प्रश्न जो हैं रिकरिंग डेसिमल की हमने यहाँ पर एक पूरी की पूरी क्लास दी हुई है। तो वहाँ उस क्लास में आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो आपके चैप्टर वाइज यहाँ पर जो क्लास है उसमें जाकर चैप्टर वाइज मैथ में आप रिकरिंग डेसिमल की पूरी आप चैप्टर अच्छे से देख सकते हो। वहाँ पे आपके सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिल जाएगी। तो अगर जब भी हम देखें इस तरह की अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आएगी तो इसे जैसे कि हमें सही अभिव्यंजन करना है यानी कि 1.427 और रेकरिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिकरिंग जो है वो आपके 27 पर दी गई है। तो जब भी ऐसे सवाल हो पॉइंट के पहले 1 है तो 1 को हम लोग पूर्णांक मान लेंगे और जो आपके 427 है तो 427 और आपके जिस संख्या पर रिकरिंग नहीं होती है उसे हम लोग माइनस कर लेते हैं। फिर नीचे हर में क्या करते हैं जितने अंक पे रिकरिंग है उतनी बार हम 9 ले लेंगे और जितने अंक पे रिकरिंग नहीं है उसके लिए हम 0 लेते हैं। तो यहाँ पर आपके एक पूर्णांक 423 बट्टे हो जाएंगे 990। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो आपके यहाँ पर इस तरह से आ गए। तो अगर यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ कटने लायक है या नहीं तो 3 से यहाँ पर कट सकती है। अगर हम 9 से देखें तो 36 और आपके और 3 से कटाते हैं तो 3 से 14 और 3 कम 3 और आपके 3 से 330 बार में यहाँ पर कट जाएंगे। तो और यहाँ पर फिर 3 से कट सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखी जाए तो 3 चौके 12 3 सत्ते 21 और यहाँ पर आपके 3 से 110 बार में। तो अब और नहीं कट सकता है तो आपके यहाँ पर 110 और 47 157 बट्टे आपके हो जाए 157 बट्टे 110। तो ये है ऑप्शन नंबर बी में आपके 157 बट्टे 110। तो उम्मीद है कि इसे भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा और जो भी अगर प्रॉब्लम रहे तो आप जाकर वहाँ चैप्टर में से पूरी तरह से देख सकते हो। यहाँ पर अब आपके बीच जो अगला सवाल है ये आपके त्रिकोणमिति का सवाल है। तो आपको यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जो वैल्यू है वो दे दी गई है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/3 है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो आइए अब इस सवाल को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं आपने यहाँ पर देखा जो आपके सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जो वैल्यू है वो आपको 1/3 दी गई है। तो आप यहाँ पर जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा जो और माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू 1 होती है। तो इसे अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो आपके ये हो जाते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा और उसके बाद आपके सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू हो गए 1। तो यहाँ पर आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू जो है वो आपको 1/3 दी हुई है। तो यहाँ पर आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/3 रखोगे तो यहाँ से आपके जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा
इंटू आपके 1/3 इक्वल टू यहाँ पर 1, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 3 1 जा 3, तो ये आपके सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में इस सवाल का है सही जवाब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर अब एक वर्गमूल का सवाल है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपके यहाँ सवाल है, सबसे पहले मैं इस सवाल को पहले आप लोगों को अच्छी तरह से दिखला दूँ। तो 3 रूट अंडर 121 माइनस 3 रूट अंडर 361 बाई रूट अंडर 529 प्लस 2 रूट 36। तो यहाँ पर हम लोग को इस सवाल को सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आपको वर्गमूल याद है तो बेहद अच्छी बात है। तो जैसे कि 121 आपके 11 के स्क्वायर होते हैं, तो 121 की वर्गमूल 11, रूट 361, तो 361 19 का स्क्वायर है, तो इसकी वर्गमूल 19। उसी तरह 529 आपके यहाँ पर हो जाते हैं 23 के, और उसके बाद आपके 2 इंटू रूट 36 के आपके हो जाएंगे 6। तो आपने यहाँ पर देखा कि 11 या 33 और 33 में हमने 19 माइनस कर दिया तो आपके हो गए 14, और यहाँ पर 6 दूनी 12 और 23 12 आपके हो गए 35। तो यहाँ से 7 दूनी 14, 7 बचे 35, तो 2/5 यानी ऑप्शन नंबर डी आपके हो गए बिल्कुल सही जवाब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर समलंब एक चतुर्भुज है जिसकी, तो यहाँ पर आपको समलंब चतुर्भुज के बारे में आप लोगों को इसकी विशेषताएं बतानी है। तो यहाँ पर आपको 4 बातें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज को देख लेते हैं। तो जो समलंब चतुर्भुज होती है वो इस तरह की आकृति होती है, या फिर हम लोग इसे इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये 2 समलंब के ही रूप होते हैं। तो इसमें खास बात क्या होती है कि जो यहाँ पर दो भुजा, जो विपरीत भुजा वो समांतर होते हैं, और 2 भुजा ये असमांतर होते हैं। ये आपके ऊपर आने के बाद ये आपके कट सकते हैं, लेकिन ये दोनों समांतर, इसकी दूरी हर जगह बराबर होगी। तो ये जैसे कि आपके ये दोनों अगर देखा जाए तो इसे समांतर है, और इस दोनों को अगर देखी जाए तो ये दोनों असमांतर हो जाते हैं। तो समलंब चतुर्भुज एक ऐसी चतुर्भुज होती है जिसमें कि एक जोड़ा समांतर भुजा होती है और एक जोड़ा असमांतर भुजा होती है। तो आइए अब यहाँ पर हम इसके गुण को देखें। सभी भुजाएं एक समान होती है, तो ये बात तो गलत हो गई। विपरीत भुजाएं एक समान होती है, ये भी बात गलत हो गई। समांतर जो विपरीत भुजाओं के 2 जोड़े होते हैं, तो 2 जोड़े नहीं होते, ये भी बात गलत है। समांतर विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा होता है, तो एक ही जोड़ा यहाँ पर समांतर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही बात। क्योंकि एक ही जोड़ा आपका जो होता है वो समांतर होता है और एक जोड़ा समांतर नहीं होता है। तो उम्मीद है कि ये आप लोग समझ पाए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर तो यहाँ पर आपको कुछ जानकारियाँ दी गई है, उसके आधार पर नीचे जो प्रश्न दिए गए उसके उत्तर देने हैं। तो 70 व्यक्तियों की एक पार्टी है। तो 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं और 26 आपके फ्रेंच बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल व्यक्ति हैं आपके, वो आपके 70 हैं, जिसमें कि 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो इंग्लिश आपके कितने बोल सकते हैं? 52। और आपके जो फ्रेंच हैं वो कितने बोल सकते हैं? 26। तो आपके टोटल यहाँ 70 आदमी हैं। लेकिन जब इंग्लिश और फ्रेंच बोलने वाले आदमी को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपके 78 हो जाते हैं। तो 8 आदमियों की संख्या क्यों ज़्यादा हुई? क्योंकि ये जो 8 आदमी है वो आपके इंग्लिश और आपके इंग्लिश एंड फ्रेंच ये दोनों भाषा बोलने वाले होंगे, इसलिए इसकी काउंट दोनों तरफ हो जाती है। और इसी कारण से इसके आपके यहाँ पर जो होते हैं 8 जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर सवाल देखते हैं कि कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। तो यानी दोनों बोलने वाले 8 व्यक्ति होंगे, क्योंकि 8 व्यक्ति यहाँ पर गिनती में अतिरिक्त हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं? तो यहाँ पर क्या है, आपने देखा कि जो इंग्लिश बोलने वाले वो कितने व्यक्ति हैं? इंग्लिश बोलने वाले जो आपके व्यक्ति हैं वो है 52। लेकिन जब बात की जाए सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले की, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं,
जो इसमें से दोनों बोलने वाले हैं, चूँकि 52 में तो वो भी अंग्रेजी वाले गिने जाएंगे जो कि आपके दोनों भाषा बोल सकते हैं, तो 8 व्यक्ति उसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे तो आपके टोटल 44 व्यक्ति होंगे जो कि सिर्फ अंग्रेजी बोलेंगे। तो आई बात समझ में, जो दोनों में बोले जाते हैं उन्हें हम लोग अगर हटा दें तो रेस्ट जो होते हैं वो केवल होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग केवल अंग्रेजी की बात की जाए तो अंग्रेजी बोलने वाले 52 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति जो दोनों में बोलते हैं उसे हम लोग माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार जो फ्रेंच बोलने वालों की जो संख्या है वो आपकी यहाँ पर है 26। तो 26 में यहाँ पर हम लोग 8 को माइनस कर लेंगे क्योंकि आपके 26 और 8 जो यहाँ पर व्यक्ति है वो दोनों भाषा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आपके 18 यानी 18 जो है वो आपके सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आप लोगों के समझ में अच्छी प्रकार से आ गया होगा। तो बढ़ते हैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको cot a बराबर 12/5 दी गई है, तो आपको sin a प्लस सेक cos a इंटू cosec a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपके त्रिकोणमिति की सवाल है और बहुत अच्छी सवाल भी है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, आप इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप अगर cot a की जो आपकी b/p है तो आप h की वैल्यू निकाल कर भी कर सकते हो, या नहीं तो अगर आप इसे दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो इसे आप लोग यहाँ पर मेरे साथ समझ लो कि कैसे करनी है, जिससे कि आप लोगों को कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा sin a प्लस cos a इंटू आपके हैं cosec a, तो आप यहाँ पर इस ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन कर लो तो ये sin a इंटू cosec a मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो sin a इंटू cosec a इक्वल टू 1 हो जाते हैं, और फिर यहाँ पर आपके cos a इंटू हो जाएंगे cosec a। तो आप यहाँ पर जानते हो कि cosec a जो होते हैं वो 1/sin a हो जाते हैं, तो cos a cosec a आपके बट्टे हो जाएंगे sin a। तो यानी कि यहाँ आपके हो गए 1 प्लस cos/sin आपके cot हो गए। तो यहाँ से 1 प्लस cot की वैल्यू आपके 12/5 दी गई है, तो 5 एकम 5 और 12 17/, आपकी हो गई 5। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपके हैं बिल्कुल सही जवाब। तो आइए स्टूडेंट, अब इस सवाल को हम लोग एक प्यारे से सवाल को प्यारे तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को मैं सवाल को अच्छी तरह से यहाँ पर दिखला दूँ ताकि आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ लें। तो दो स्थान ए और बी के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है। दो स्कूटर यात्री ए और बी एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो यहाँ पर प्रत्येक स्कूटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। तो चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल है यहाँ पर हम लोग। तो सबसे पहले हम इस सवाल की जो लॉजिक है उसे हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर आपने देखा सबसे पहले जो दो स्थानों के बीच की दूरी है वो आपके 300 किलोमीटर है। अब यहाँ से A और यहाँ से B, ये जो दो स्कूटर सवार है ये दोनों अपने एक दूसरे की तरफ यहाँ पर अब बढ़ेंगे। तो ये आपके इस ओर आएगी और ये आपके इस तरफ आती है। तो 2.5 घंटे बाद उन दोनों के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी? 25 किलोमीटर रह जाती है। तो यानी कि इन दोनों ने मिलकर जो दूरी तय की वो कितनी दूरी तय की? यानी कि 25 किलोमीटर कम, तो 275 किलोमीटर दूरी तय की है। और कितने देर में की? आपके 2.5 घंटे में की। तो 2.5 घंटे में अगर दोनों ने मिलकर 275 किलोमीटर की दूरी तय की है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय की है। तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 110 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पर आपके जो 2.5 मिनट में अगर 2.5 घंटे में अगर 275 किलोमीटर, तो जो आपके प्रति आपके घंटे कितने किलोमीटर दोनों मिलकर चले हैं? 110 किलोमीटर। अब यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि दोनों के चाल 10 किलोमीटर का अंतर है,
तो और दोनों मिलकर 110 किलोमीटर, तो कौन सी चाल हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए 60 और 50। तो 50 और 60 आपके कितने हो जाएंगे? 110 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये है आपके सवाल का सही जवाब, यानी कि अगर 50 और 60 चाल होगी तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 110 किलोमीटर तय करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर राम और रहीम एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वे क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 9 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। कितने समय बाद वे आपस में मिल जाएंगे? तो यहाँ पर अगर देखी जाए तो दोनों जो खड़े हैं वो दोनों की दूरी 680 मीटर है यहाँ पर, और एक इधर से और एक इधर से दोनों दौड़ना चालू करेंगे तो 680 मीटर दूरी को दोनों मिलकर एक की स्पीड है आपके 8 मीटर प्रति सेकेंड और दूसरे की स्पीड है 9 मीटर प्रति सेकेंड। तो जो यहाँ पर रिलेटिव मोशन हो जाएगा, यानी दोनों मिलकर यहाँ पर आपके 8 + 9 यानी कि आपके 17 मीटर प्रति सेकेंड दूरी तय करेंगे। तो 17 मीटर के हिसाब से अगर यहाँ दूरी 680 है तो यहाँ पर हम 17 से डिवाइड करें तो 17 चौके 68, तो आपके 40 सेकेंड यहाँ पर उसे समय लग जाएंगे 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर तो यहाँ पर बोर्ड मास का एक सवाल है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो सवाल आपके यहाँ पर इस समय है, सवाल को आप लोग एक बार अच्छी तरीके से देख लें। तो यहाँ पर 2.1/3 माइनस 1.1/2 ऑफ यानी का 3/5 प्लस 1.2/5 डिवाइड आपको 2.1/3। तो यहाँ से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब भी आपके बोर्ड मास होते हैं तो ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़ हो तो हम उसका काम कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट के अंदर हम पूर्णांक को तोड़ ले तो 3 दूनी 6 1 7/3 माइनस 2 एकम 2 1 3/2 ऑफ, फिर आपके हैं 3/5 और आपके यहाँ पर प्लस 5 एकम 5 2 7/5 और आपके डिवाइड यहाँ पर हो जाएंगे 3 दूनी 6 1 7/3। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको घटा लें तो यहाँ पर अगर देखी जाए तो एलसीएम हो जाएंगे 6। तो यहाँ पर आपके 3 दूनी 6 7 दूनी 14 और -9 यानी 5/6 हो जाएंगे। फिर आपके ऑफ 3/5 और प्लस यहाँ से अगर 7/5 और डिवाइड को अगर लोग इंटू बना ले तो 3/7, तो 7 आपके यहाँ से कट जाएंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर ऑफ का काम पहले कर लेना होगा। तो यहाँ से 5 कट जाएंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो यहाँ से 1/2 और प्लस 3/5, तो आपके यहाँ पर टोटली हो जाएंगे एलसीएम 10 ले लेने से 2 पंचे 10 5 प्लस 6 यानी कि आपके 11/10। तो 11/10 को पूर्णांक में बदलेंगे तो 1.1/10। ऑप्शन नंबर सी आपके हो गए बिल्कुल सही जवाब। 1.1/10 इस सवाल के हैं बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखें तो एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 2522 रुपये का ब्याज मिलता है, तो मूलधन का पता लगाना है। तो 5% यहाँ पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखें कि जो आपके रेट हैं वो रेट आपके 5% हैं। तो 5% बराबर आपके कितने हो जाते हैं? 1/20 हो जाते हैं। तो जब भी आप यहाँ पर अगर 3 साल की बात है तो आप अगर 20 रुपये रखेंगे तो आपके 1 साल के बाद ये 21 हो जाएंगे। फिर इसको 20 मान ले तो अगले साल फिर 21, फिर तीसरे साल में अगर 20 मान ले तो ये 21। तो यहाँ से आपने देखा कि अगर आपने इस तरफ 8000 रुपये रखे होंगे तो आपके ये यहाँ पर 21 के क्यूब यानी 9261 रुपये यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ से जो ब्याज है आपको, वो ब्याज आपको कितने मिल रहे हैं? इस हिसाब से अगर आपने 8000 रुपये रखे हैं तो ब्याज आपको कितने मिल जाएंगे? 1261 रुपये आपके ब्याज बन गए, क्योंकि यहाँ पर आपके 8000 और 9261, तो 1261 रुपये ब्याज के हो गए। पर यहाँ पर आपके जो ब्याज है वो 2522 है, यानी कि आपके 2000 जो 522 होते हैं
वो 1261 के डबल हो जाते हैं। तो अगर आपका ब्याज डबल है तो आपके धन भी यहाँ पर 8,000 नहीं होकर इसके डबल यानी कि 16,000 रुपये आपके हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपने इस सवाल को भी समझ लिया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपने देखा कि अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। तो यहाँ पर जो इसकी सीपी हो गई वो आपके 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। तो इसके यहाँ पर सीपी टोटल आपके हो गए 600 रुपये। और इसके बाद उसने 25 अंडे को 10% लाभ पर। तो अगर यहाँ पर हम 25 अंडे को 10% लाभ पर बेचें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके 10% कितने हो गए, 2.5 यहाँ पर आपको लाभ हुआ। फिर 25 अंडे को 25% हानि पर। तो 25 को 25% की हानि पर बेचेंगे यानी 25 गुना 25 तो 6.25 ये आपको हो गई लॉस। और बचे हुए 50 अंडे 20% लाभ पे। तो 50 को अगर हम 20% तो 50 के 20% हो गए 10 रुपये आपके फिर हो गए प्लस। तो यहाँ से देखेंगे तो 10 दू 12.5 रुपये मैंने कमाए और उसमें से मैंने 6.25 मेरे लॉस हो गए। तो यानी कि 6.25% ही मुझे लाभ हुई यानी 6.25% की लाभ। यहाँ पर ऐसे सवाल में कभी भी आपको जो आपने क्या खरीदे और उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको जो बेच रहे हैं उससे आपकी गणना आपकी हो जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर तो यहाँ पर आपके लिए सवाल है कि एक कंपनी में 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 36,200 रुपये और 15 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 33,550 रुपये वेतन मिलता है। तो प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन कितना होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर कंपनी में 2 प्रकार के कर्मचारी हैं। एक जो पहला जो 10 कर्मचारी हैं इन लोगों को कंपनी 36,200 रुपये की वेतन देती है और जो 15 दूसरे कर्मचारी हैं उन्हें 33,550 रुपये वेतन देती है। अब जो टोटल 25 आदमी हो गए इन्हें कंपनी क्या देती है, औसत वेतन। यानी टोटल 25 में अगर हम देखे जाए तो कुल कितने रुपए कंपनी दे रही है उसे 25 में डिवाइड करनी होगी। तो हम लोग इसे लॉजिक से बना लेंगे। मान लो कि पूरे की औसत 35,000 है। तो 35,000 जब हमने पूरे को मान लिया तो 36,000 आपके यहाँ पर जो 200 हैं तो ये आपके टोटल कितने ज़्यादा हो गए यानी 1200 इससे ज़्यादा हो गए औसत से। तो 10 लोगों की है यानी कि इसमें 12,000 आपके प्लस हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर हमने 35,000 मांगा तो माना तो 33,550 यानी कि आपके 1,450 रुपये यहाँ पर हो रहे हैं कम। तो 1,450 कम हो रहे हैं 15 लोगों के। तो टोटली कितने कम हो जाएंगे तो 14,500 और आपके 7,250 तो 21,750 यहाँ पर इतने। तो टोटल अगर देखी जाए तो इन दोनों की जो डिफरेंस है वो आपके 9,750 रुपये कम पड़ते हैं। तो 9,750 में टोटल कितने आदमी हैं यहाँ पर 25 आदमी हैं। इस 25 को इसमें से आपके यहाँ से कटा लेंगे तो 25 या 75 22 25 नंबर 200 तो 390 रुपये इसमें से कम कर देनी है। तो जब आप 390 34,610 रुपये यानी कि औसत वेतन जो हो जाएंगे वो प्रत्येक कर्मचारी का 34,610 रुपये यहाँ पर औसत वेतन हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर तो वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो राम और उसके पुत्र तो यहाँ पर राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। तो यानी कि इसकी जो वर्तमान है 4:1 है। 5 वर्ष बाद अपने पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। तभी 5 वर्ष बाद यहाँ पर वो उसके जो अनुपात है वो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3:1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आपकी 3 है और यहाँ पर डिफरेंस 2 है।
तो इसे हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे हम लोग यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएंगे 4 दूनी 8 और आपके 2 एकम 2, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 और आपके 3 एकम 3। तो यहाँ जब आप गौर करेंगे तो 8 से बढ़कर ये 9 हो गया, ये 2 से बढ़कर 3 हो गया, यानी ये जो एक अनुपात बढ़ा, तो एक अनुपात बढ़ने में कितने साल लग गए, एक अनुपात की वैल्यू है 5 वर्ष। तो उसकी वर्तमान आयु याद करनी, तो वर्तमान आयु 1 की 8 और 2 हो गई, यानी कि 8 पंचे 40 और 5 दूनी 10, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 40 और 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गए आपके, उनकी वर्तमान आयु 40 साल और 10 साल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, एक टैंक 2 नल एक्स और वाई द्वारा 5 घंटे और 10 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि अन्य नल टैंक जेड सॉरी यहाँ पर टैंक यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से आपकी जो है एक नल जेड टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो इस टैंक को कितने घंटों में भरा जा सकता है। तो आइए हम लोग इस सवाल को हम लोग एक बार फिर से लॉजिकली बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर जो भरने वाला नल है वो 2 नल आपके एक हो गए एक्स, जो कि इसको 5 घंटे में भर सकता है, और दूसरा नल जो वाई है वो आपको 10 घंटे में भर सकता है। लेकिन जेड खाली करने वाला है जो इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। जेड यहाँ पर आपके खाली करने वाला है, इसलिए इसको माइनस लगा दो। मान लो आपके जो है टोटल ये नल हैं, ये आपके टंकी 100 लीटर की है, तो ये आपके जो है प्रति घंटा आपके 20 लीटर भरेंगे, ये आपके प्रति घंटा 10 लीटर भरेंगे, और ये आपके प्रति घंटा 5 लीटर खाली कर देगी। तो जब आप देखेंगे तो 1 घंटे के दौरान आपके जो काम होंगे वो आपके 20 और 10 30 ये दोनों प्लस कर देगा और ये 5 निकाल देगा, तो 30 माइनस 5 यानी कि 1 घंटे में 25 लीटर ही भराएगी। तो अगर 100 लीटर की टंकी है और तीनों मिलकर 25 लीटर भरते हैं तो 25 चौके 100 यानी कि 4 घंटे इस टैंक को भरने में कितना लगेगा, 4 घंटा लगेगा। 4 घंटे में टैंक भरा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज के इस सेशन में फ्रेंड्स इतने क्वेश्चन थे, तो उम्मीद है कि आज का भी सेशन आप लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा। आप लोगों को इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत नया चीज़ था। तो इस तरह से हमारे इस रेगुलर इस सीरीज को देखते रहें, तो आपको हर रोज़ एक से एक नई यहाँ पर ट्रिक्स और टॉपिक्स के जगह पर आपको यहाँ पर आपको एक नई लॉजिक हर दिन मिलेगी। तो यहाँ पर 9 फॉर्मूला 9 ट्रिक्स ओनली लॉजिक यहाँ पर हमारा क्लास चल रहा है। तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जो भी नए लोग हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो रेगुलर यहाँ पर बने रहें इस चैनल के साथ। तो हमने आज यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ कि आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उसके क्वेश्चंस के मैथ के क्वेश्चंस को जो है रेगुलर यहाँ पर जो है सॉल्व किया जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर डायरेक्ट सॉल्व किया जा रहा है। तो उसकी यहाँ पर हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर पूरी तरह से उसे देख सकते हो और वहाँ पर पूरे पिछले साल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोगों को बेहद ही बेनिफिट होगा। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं एक बार फिर से एक नए सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।